हाय एवरीवन। क्लास 11th कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब सही से पढ़ रहे होंगे। सब ने अपने पुराने लेक्चर जितने भी हमने कर रखे हैं, 6-7 जितने भी हो गए हैं, वो सारे देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम जो है बिल्कुल विराम देने पर आ गए हैं बेसिक मैथ्स को। बिल्कुल हमारा जो है विराम देने वाला समय आ गया बेसिक मैथ्स का, और ये मेरे ख्याल से लास्ट ही लेक्चर होगा। इसके आगे हम बेसिक मैथ्स को नहीं बढ़ाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि यार बेसिक मैथ्स हमने कवर कर लेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगी। अगले टाइम से हम वेक्टर्स चालू करेंगे, तो जो प्रॉपर फिजिक्स वाला पार्ट है अब स्टार्ट होने वाला है। इसलिए खुश हो जाओ, आपको मजा आने वाला है। एकदम बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, इंटीग्रल कैलकुलस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो बच रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस को फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लो फटाफट प्यारी सी, इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए, इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले अगर कोई बात अगर हम करें इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले, तो हमने यार डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अगर मैं आपको एक बात बोल दूं तो यार पूरा इंटीग्रल कैलकुलस सिर्फ एक लाइन में समाप्त हो जाता है बस। फिर उसके बाद आपको थोड़े बहुत रूल्स, थोड़े बहुत लॉज, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बचती है। बस एक लाइन में मैं अगर इसको कंप्लीट करना चाहूं, तो जो एक लाइन जो होगी इसको कंप्लीट करने के लिए वो होगी, इट इज द opposite process of differentiation। बस ये वो लाइन है जो पूरे इंटीग्रल कैलकुलस को डिफाइन करती है। क्या है ये? क्या है ये? है भैया डिफरेंशिएशन। जो हमने पूरे डिफरेंशिएशन पढ़ा था, 3 लेक्चर हमने जो डिफरेंशिएशन में डाले थे, उस डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है और कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। ऐसे लिख दो, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे कोई नया फंक्शन मिला जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स से वापस एफ ऑफ एक्स जाने का क्या तरीका है? इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ये, जी हाँ, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन? ये जो हम सांप सा बनाते हैं ना, एकदम बढ़िया सांप, लंबा नाग, काला नाग, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा, हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन। ठीक, तो ये बेसिक बात बता दी मैंने आपको कि सर अगर कोई फंक्शन है, मुझे दिख रहा है कि सर कोई f ऑफ x फंक्शन है, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा तो मुझे g ऑफ x मिला। अब इस g ऑफ x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे वापस से f ऑफ x मिल जाता है। सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक तरीका है, बहुत बेसिक आइडिया। ठीक है, समझ में आया? इसका देखो यूज बहुत है, काइनेमेटिक्स पे आएंगे ना, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत यूज है, क्योंकि वहां बहुत लॉजिक कनेक्ट होता है हमारा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से। तीनों चीजें आपस में बहुत कोरिलेट कर जाती हैं। अगर हमें ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक समझना नहीं आता, बेसिक करना नहीं आता, तो वहां हम फंस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दो चीज को थोड़ा सा, बस जितना जरूरी है उतना मैं कवर कर रहा हूं, बस थोड़ा ध्यान से सुनो और लिखो। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस या बेसिक इंटीग्रेशन का ओवरथ्रू, कि हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात कर ली कि सही हमें इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। इंटीग्रेशन का साइन अगर कुछ इस तरीके से लिखा है तो हमें क्या करना होता है? हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है इस तरीके से। अब अगर हम थोड़ा एग्जांपल लेके बात करें, एक आध हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, इजीली हमको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? सही बात। चलिए देखिए, अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूं y इक्वल टू 3x², ठीक है, मान लीजिए, या और इजी कर लो, y इक्वल टू x³ ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, y इक्वल टू x³ मेरा कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। चलो सब लोग क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरा dy बाई dx क्या आया? dy बाई dx आएगा मेरा 3x²। ठीक, इतना तो सबने कर लिया होगा। 3x² मेरा डिफरेंशिएट करके आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल कैलकुलस का, कि सर
अपोजिट प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो करो इसका अपोजिट प्रोसेस, इसका अपोजिट प्रोसेस करो कि देखो ये मेरा कोई एक नया फंक्शन आ गया g ऑफ x, ये मेरा कोई एक नया फंक्शन आ गया g ऑफ x। अब इसको अगर मैं g ऑफ x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे y मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई ये लॉजिक तो यही है, कॉन्सेप्ट ही यही है। g ऑफ x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही कर रहे हैं, चलो करके देखो। देखो 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब, या आपको स्टेप वाइज बता देता हूं करके। होता क्या है, 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 इसको काट देगा तो नेट जो आएगा वो आएगा x क्यूब प्लस c। बन गया गोला, बन गया गोला, बन गया डाउट, आ गया दिमाग में डाउट कि सर ये क्या चीज है, सर ये क्या चीज आ गई, आपने नई चीज बताई। तो बताने से पहले मैं खुद आपको फील कराता हूं, खुद आपको ऑब्जर्व कराता हूं। ये क्या फंक्शन था? x क्यूब। ठीक, एक और फंक्शन ले लो, एक और फंक्शन ले लो, x क्यूब प्लस 2, और एक और फंक्शन ले लो साथ में x क्यूब प्लस 10। ठीक, अब इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर। सही बात है कि नहीं भैया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, बताया मैंने आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात से तो आप सहमत हैं कि भैया 2 का 0 और यहाँ पे 10 का 0। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करो, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या यही चीज नहीं आनी चाहिए? क्या इसी को तो हमने इंटीग्रेट करा है ऊपर, इसी को ही तो इंटीग्रेट करा है, तो फर्क कहां आया? अगर मान लो मैं c को नहीं लिखता, चलो मान लो कि ये c नहीं है मेरे पास, ये c नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये c कहां से आ रहा है? 3x स्क्वायर को सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो अगर हमारे पास x क्यूब आ रहा होता, अगर मेरा आंसर x क्यूब होता, ठीक है, तो इधर भी मेरा आंसर x क्यूब होता, इधर भी मेरा आंसर x क्यूब होता। लेकिन है ना, लॉजिक देखो, लॉजिक मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, और इसको भी डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब मेरा बात आता है इंटीग्रेशन का, मैंने इंटीग्रेट करा मुझे ये मिला x क्यूब, मैंने इसको इंटीग्रेट करा मुझे x क्यूब मिला, मैंने इसको इंटीग्रेट किया x क्यूब मिला। तो तीनों फंक्शन में फर्क क्या है? कॉन्सेप्ट तो कहता है कि सर इसको इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन मिलेगा, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या फंक्शन मिला? क्या ये फंक्शन यही है? नहीं है। क्या ये फंक्शन यही है? नहीं है। क्या ये फंक्शन यही है? हाँ है। हाँ है, क्यों नहीं है? ये फंक्शन यही है, बिल्कुल सही। डिफरेंस कहां जनरेट होता है? डिफरेंस कहां जनरेट हो रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, डिफरेंस कहां जनरेट हो रहा है? और वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका जनरेट करता है सी, वो डिफरेंस जो है वो जनरेट करता है आपका सी, वो आपका डिफरेंस जनरेट करता है सी। ये सी, ये सी, ये सी। अब ये सी क्या है? अब ये सी क्या है? सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। सी क्या है? सी हमारा कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? भाई कांस्टेंट तो कुछ वैल्यू तो होगी। ये जो है ना, ये समझो इस बात को, ये जो सी है ना, ये आपका डिपेंड करता है कुछ कुछ कंडीशंस पर, कुछ कुछ सिचुएशंस पर, कि अब इस फंक्शन को, इसमें तो मुझे दिख रहा है कि c 2 हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करके ये फंक्शन मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करके ये फंक्शन मिलना चाहिए। c की वैल्यू 2 रख दो तो मिल जाएगा ये फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करके x क्यूब प्लस 10 मिलना चाहिए, c को 10 रख दो मिल जाएगा ये फंक्शन। तो c हमारा क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर, कुछ सिचुएशंस पर, जो कि फंक्शन की होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है ना कुछ फंक्शंस की, वही चीज पे डिपेंड करता है हमारा सी। ये आपको समझ में आएगा और अच्छे से जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये सी, यही सी जो है ये डिफरेंशिएट करता है हर फंक्शन को, x क्यूब प्लस 2, x क्यूब प्लस 10 और x क्यूब को इसी सी ने, इस सी कांस्टेंट ने डिफरेंशिएट किया है कि हाँ भाई ये x क्यूब प्लस 2 है, ये x क्यूब प्लस 10 है, ये x क्यूब है। ठीक, जब हमने सी डाल दिया तो फिर ये गलत नहीं है, तो फिर ये सही है। ठीक, क्लियर हुआ? समझ आया कि यहाँ पे
इस कांस्टेंट की वैल्यू क्यों है इतनी, क्योंकि यही है जो मेन फैक्टर जो हर फंक्शन को अलग अलग करता है कि भाई ये x³ + 2 है, ये x³ + 10 है, ये x³ है। और ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन से बताता हूं, एक और आपको क्वेश्चन से बताता हूं तो इजी और हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन की जो चीज आएगी, इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन आप देखोगे मैथ्स वगैरह में, वो क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे, इंटीग्रेट दिस फंक्शन। कैसे लिखा आएगा, ऐसे ले लो आप, फंक्शन ऐसे ले लो x - 1/x dx, ये फंक्शन ले लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब मान लो मेरा कोई फंक्शन है y = f(x), y = f(x) मेरा कोई फंक्शन है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy/dx = f'(x). सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, ये तो सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस dx को इधर भेज देता हूं, तो f'(x) × dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, dy = f'(x). अब ये जो चीज है ना, ये चीज यही है, ये f'(x) dx जो है ना वो यही चीज है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये चीज मुझे क्या दे देगा, ये चीज मुझे y दे देगा, और ये चीज मुझे क्या दे देगा, मुझे फंक्शन दे देगा। समझ आया कि नहीं आया, यही इंटीग्रेशन तो ये है, यही इंटीग्रेशन ये है। अब इसको क्या करना है, देखो इंटीग्रेट करते हैं। अब चलिए एक बात और बताऊं मैं आपको, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और तीसरा होता है आपका एरिया अंडर कर्व। ठीक, पहला होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तीसरा होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक, अब देखो डेफिनेट और इंडेफिनेट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अभी हम इंडेफिनेट कर रहे हैं, अभी कोई लिमिट्स नहीं रख रहे। जो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं ना, यहाँ पे मान लो कुछ 0 से 3 ऐसी कुछ वैल्यूज रखने लग जाएंगे, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारी लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन या लिमिट्स ऑफ दिस फंक्शन। आपको मैथ्स में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जब हम मैथ्स करेंगे या फिजिक्स के जब काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा लिमिट्स के बारे में। अभी ये जो चल रहा है जिसमें इसमें लिमिट्स नहीं है, तो हम इंडेफिनेट का यूज करते हैं, इसको बोलते भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट को एज सी ही लिखते हैं। जब हम लिमिट्स लगाने लग जाएंगे तो वहां पे हमारा सी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वो हमें एक्चुअल वही फंक्शन या वही वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का रूल वही होता है जैसे लगभग हमारे डिफरेंशिएशन के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ नहीं होता। ठीक, अब जैसे ये है तो ये हम जानते हैं कि इंडिविजुअली ब्रेक हो जाता है इंटीग्रेशन, इंडिविजुअली हमारा ब्रेक हो जाता है इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है x²/2। अभी बताऊंगा मैं क्या क्या रूल्स हैं तो आपको और समझ में आएगा, अभी बस देख लो। 1/x का हमारा हो जाता है log x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा +c। ठीक है, ये c हमारा, अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही चीज आएगी, यही फंक्शन आएगा। x²/2 मतलब कि 2x आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके 2 कैंसिल हो गया, x बचा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस c आपका एज इट इज है। ठीक, समझ में आया। अब ये हमें मिल गया, इसको इंटीग्रेट करके थ्रू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये हमने क्या किया, हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया। अब देखो, अब हम आपको क्या बताएंगे, अब हम आपको बताएंगे कुछ रूल्स या फिर कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन जानते हैं कि यार साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये सब जब हम जानते हैं तो हम इजीली जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी जान जाएंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी इतने ही इजी होते हैं। अगर हमें याद क्या करो, याद कर लो डिफरेंशिएशन के याद कर लिए तो समझ जाओ इंटीग्रेशन के याद हो गए। बस जहां पे ट्रिक आएगी, जहां पे एक लॉजिकल, जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये सबसे पहला
इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इधर क्या होगा? इधर होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा। ठीक, अब मान लो साइन x, बहुत इंपॉर्टेंट, साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। होता है या नहीं होता है? माइनस साइन x। अब जैसे हम क्या समझ गए? हम समझ गए कि देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। हमने क्या बताया था अभी कि dy है, dy। अब ये क्या लिखा है? डिफरेंशिएट dy बाई dx, और यहाँ पे फंक्शन। तो अब क्या करो, इसको इधर ही रहने दो और इसको इधर ले जाओ। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन मिल जाएगा। अब यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं। साइन x, यहाँ पे साइन x, तो क्या आना चाहिए? क्या माइनस कॉस x नहीं आना चाहिए? तो बस इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस x। ठीक, सेम चीज है, सेम चीज है, बस आप कनेक्ट करना सीखो। अपनी बुद्धि को थोड़ा सा शार्पन करो, थोड़ा इंप्रूव करो, ताकि कनेक्ट कर सको। फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें कनेक्ट करने के लिए होती हैं, सब रिलेट करना है मेरे को एक दूसरों से। ठीक है, अब जैसे ये समझो, cos x dx क्या होगा? sin x हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। फिर से वही चीज, क्या करो? cos x dx लिख दो, इंटीग्रेट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। इंटीग्रेट करके यहाँ पे sin x आ जाएगा, वही लिखा है। अब यहां पर हमारे पास प्लस c अलग से चल रहा है। ये बात याद दिलाने की नहीं है, ये बात मैंने अभी आपको समझाई है इतनी देर तक, 5 मिनट लेके बताया। जो हमारे कांस्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका क्या होता है? tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। ऐसे ही हमारा क्या होगा? e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x प्लस सी। ठीक, ऐसे ही जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप रिलेट कर सकते हो ऐसे इंटीग्रेशन से। ठीक है, मैंने आपको दो शुरू के तो बता ही दिए थे कि कैसे रिलेट हो सकते हैं, वैसे ही हम रिलेट कर सकते हैं सारे। अब जो इंपॉर्टेंट है, और लिख लो कि यार 1/x का क्या होता है? log x प्लस सी। ठीक है, यही सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपको बताता हूं। अगर मान लो कभी ऐसा फंक्शन आया ax प्लस बी उसकी पावर n, ax प्लस बी उसकी पावर n। अब ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, तो समथिंग ऐसी ही होगी, कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना? अब ये बताओ, अब इसका जो आता है ना, अब इसका जो आता है वो आता है ax प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस वन प्लस सी। थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमने चेन रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, वही चीज है, बिल्कुल उसका उल्टा है। चेन रूल का उल्टा है, चेन रूल का। ये चीज को मान लो कि ये x है, कैपिटल x है। अब x की पावर n को तो इंटीग्रेट करना अपन ने यहां से सीख लिया है, तो x की पावर यहाँ पे n प्लस वन आएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन तो एज इट इज है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक a बचेगा। अब चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही चीज आएगी। ठीक है, ये बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, और ये हर फंक्शन के साथ होगा। देखो कैसे, अगर मान लो sin ax प्लस बी है तो भी सेम ही चीज होगी, देखो साइन का जानता हूं मैं इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। सेम हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली सेम हुआ। ऐसे ही देखो यहां पे भी होगा, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा?
लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही मान लो कॉस हो गया, या ई की पावर ए एक्स प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कॉस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये सारे फंक्शंस तो मैं अपने दिमाग से लगा लूंगा यार, डिफरेंशिएशन पता है मेरे को। ये भी आप एक एज पे जब थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने लग जाओगे तब ये भी समझने वाली चीज है, लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि याद कर लो। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि याद कर लो, क्योंकि ये जब आप मैथ्स में करोगे, फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज आएगा नहीं। जहां आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जहां आएगा वहां मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यार ये चीज करनी है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि याद कर लो। अभी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि अभी सिर्फ याद कर लो इनको। समझने वाली काम आएगी जब आप मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे। अभी भी जितना मैं बता सकता हूं मैंने बता दिया कि यार इसको चेन रूल वाले डिफरेंशिएशन से रिलेट करो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसको करके देखो। चलो साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो क्या आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर जाएगा क्योंकि चेन रूल है, और वहां पे आएगा ए। ठीक, अब ये ए इसके साथ है, सॉरी डिवाइड में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब ये इसके साथ है, ये dx इधर आएगा, ये a इधर आ जाएगा। हो गया वही चीज, मिल गई वही चीज की नहीं मिली। ये a इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। हुआ कि नहीं सेटल? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स में ऐसा क्या है बताने को, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट, ये सब आप डिफरेंशिएशन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब जो सिंगल एक इंपॉर्टेंट रूल है जो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए, वो वही है जो मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया, वो वही है जो मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि यार अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे हम जो है वो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में होती है। ना ही हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं, ना ही हम जो है ये डिवीजन में कर सकते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि यार मैं बहुत ज्यादा पसीने में हो रहा हूँ, फैन एसी देखो। ये जो है हमने करा है हॉस्टल के रूम में। हम आपको हॉस्टल के रूम में पढ़ाते हैं, और हॉस्टल के रूम आप जानते हो कि कैसे होते हैं। यहाँ पे एसी नहीं होता, पंखा मैं बंद करके रखता हूँ ताकि आवाज जनरेट ना हो, जबरदस्ती का शोर बनेगा जो कि डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम इसीलिए इस हॉस्टल के रूम में हमने करा है, हॉस्टल के रूम में हमने बोर्ड लगा रखा है और यहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपने आप में एक चैलेंज है हॉस्टल के रूम में बोर्ड लगाना, वार्डन वगैरह से बात करना, वो चीज़ चैलेंज थी। पंखा बंद करके, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमें पंखा बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पंखा एक अननेसेसरी शोर जनरेट करता है जिससे कि डिस्ट्रैक्शन बनती है, फोकस नहीं बन पाता। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पसीना मेरे को ज़्यादा आ रहा है, उस चीज़ से आप मत अफेक्ट हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी रहना चाहिए, ठीक है? ये एक केवल रूल है, सिंगल रूल, जो आपको थोड़ा सा मदद करेगा। इससे ज्यादा जो आपके रूल हैं वो आपको मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स में इससे ज्यादा काम नहीं आने वाला, ठीक है? फिजिक्स में ऐसी चीज प्रोडक्ट में नहीं होती। मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि यार कि f ऑफ x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। तो इसमें हमें फिर लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा, और वो लॉजिक कैसे जनरेट होगा कि यार कुछ कुछ इन दोनों को क्लब करके कुछ कुछ बन जाए ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन 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 चलो ये करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, चलो ये कर लो। अरे मोरी मैया,
सर ये क्या दे दिया, तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया सर। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी जानते हो, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की भी नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो हो जाएगा। अब आधे बच्चे सोच सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, आपने तो पढ़ा केवल cos x था, आपने cos स्क्वायर x पूछ लिया, और अभी इससे पिछले वाले में बताया कि cos x इंटू cos x जैसी कोई चीज नहीं होती। भाई इसको कई लोगों ने दिमाग लगाया होगा तो ये लगाया होगा कि cos स्क्वायर x लिखा है तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पिछली लाइन में ये बोला है कि f ऑफ x इंटू g ऑफ x को ब्रेक नहीं कर सकते, तो कैसे होगा सर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। सर ये नहीं होता। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस भले ही हो, लेकिन इसको सिलेबस के अंदर का बना सकते हैं। कैसे? अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, जैसे इसको है, इसको मैं क्या कर सकता हूं कि यार cos स्क्वायर x जैसी कोई चीज लग रही है, ठीक है। अब हम डबल एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, डबल एंगल का यूज होगा यहाँ पे। देखो 2/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये चीज आपको बहुत करनी पड़ेगी मैथ्स में। मैथ्स में ये चीज बहुत यूज होगी कि यार आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत यूज होंगी, इसलिए हैबिचुअल हो जाओ। इस चीज से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि यार यही क्यों करा, 3/3 कर देते, 4/4 कर देते, 6/6 कर देते, क्यों नहीं करा? क्योंकि जो हमें जरूरत है, जिससे मेरा सवाल इजी बन जाए, वही तो करूंगा मैं। ठीक है, मैंने 2/2 करा। अब यहां पर एक 2 को भेज दिया अंदर, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x। अरे सर ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं। 2 cos, अब ये हो गया डबल एंगल का फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर x क्या हो सकता है? 2 cos स्क्वायर x हमारा हो सकता है 1 प्लस cos 2x dx। अब ये चीज जानते हैं, इस चीज को अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट करने को, तो आप पक्का कर दोगे, तो मुझे विश्वास है कि आप कर दोगे पिछली 2-4 स्लाइड्स देख के। ठीक है, अब आप ये पक्का कर दोगे। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब 1/2 और ये हो जाएगा x। ये ax प्लस b वाला फॉर्मेट है, ये क्या है, cos ax प्लस b वाला फॉर्मेट। यहाँ पे b क्या है, 0। कौन सा फॉर्मेट है, cos ax प्लस b वाला, यहाँ पे b क्या है, 0 है। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से सोचो। cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन। cos का क्या होता है, साइन। बहुत बढ़िया, sin 2x/2 plus c। Oh my god, oh my god, that's this correct answer, bro. This is the correct answer. This is the correct answer. Yes, I got it. Yes, this is the correct answer. Okay, demanding for the next question. Okay, we'll quickly jump on to the next question. अगला देखो, बिहार यूपी के बच्चे समझने लगे अंग्रेज कहां से आ गया। ब्लू पेन कुछ ज्यादा ही नहीं सूख जाता, अलग ही लेवल का है। कमेंट में बताओ इसका क्या है उपाय है, क्या करें ब्लू पेन जल्दी सूख जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक और क्या ले दुक चिक दुक चिक दुक चिक दुक चिक दुक चिक दुक चिक दुक 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 दुक। ये लीजिए, चलिए बन गया। इसको करिए इंटीग्रेट, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। तो सिंगल लाइनर है, आप कर लोगे, विश्वास है मेरे को। देखो यार ये ऐसे होगा, ठीक, अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे। नाउ इट्स इजी ब्रो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या चीज है। अब सर हर जगह हर किसी का कांस्टेंट आ रहा है ना, हर किसी का अलग अलग कांस्टेंट आ रहा है। भाई x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x³/3, x²/2, यहाँ पे x प्लस c। अब हर किसी का अलग अलग कांस्टेंट आया, आना भी चाहिए। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आएगा, उसको करेंगे उसका आएगा, उसको करेंगे उसका आएगा। तो सारे कांस्टेंट मिल करके
एक नया कांस्टेंट बना देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस कुछ नया कांस्टेंट। डोंट केयर, जस्ट डोंट केयर, जस्ट डोंट केयर कि ये कुछ भी हो, वो बैलेंस हो जाएगा जैसे ही मैं वैल्यूज दे दूंगा आपको, जैसे ही मैं आपको लिमिट्स दे दूंगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लो कभी ऐसा इंटीग्रेट करने को आ जाए तो यही आंसर में होगा, ऐसा कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, चलिए हेडिंग लिख के मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन ही करा देता हूं, यही कराता हूं, चलिए, है ना। चलो हेडिंग लिख देता हूं, हेडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। हेडिंग स्पीड तेज हो रही है मेरी, है? देखो इंटीग्रल, क्या क्वेश्चन था पिछला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो फर्क कहां आएगा, फर्क आएगा केवल और केवल मैं इसमें आपको लिमिट दे दूंगा कि यार x वेरीज फ्रॉम 0 to 3, या x की लिमिट जो है वो 0 से 3 है, x की लिमिट जो है वो 0 से 3 है, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूंगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 0 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हम जानते थे क्या था, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। अब यहां पे लिमिट डाल दो 0 से 3। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट डालना कैसे होता है, लिमिट डालना आपको सीख जाए, आपको सिखा देते हैं कि यार लिमिट कैसे डालती है। ये होती है हमारी फाइनल लिमिट, ठीक है, कहां से कहां तक, तो ये कहां तक वाली है, ठीक है, जयपुर से दिल्ली तक, तो ये दिल्ली है, और ये क्या है, ये जयपुर, ये है हमारी इनिशियल लिमिट, ठीक, ये हमारी इनिशियल लिमिट है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसा कि हम वेक्टर में भी पढ़ेंगे, दिल्ली माइनस जयपुर। तो अब यहाँ पे दिल्ली डाल दो, यहाँ पे दिल्ली डाल दो, दिल्ली कितना है 3, तो क्या होगा 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 माइनस माइनस 0, तो ये 0 हो गया, 0 फिर ये भी 0। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये इंटीग्रेशन तो वैसे ही हो जैसे इंडेफिनेट में होता, ये इंटीग्रेशन तो वैसे ही हो जैसे इंडेफिनेट में होता, बस हमने यहाँ लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगा दी तो देखो मैंने बताया था कि यहाँ जहां पर लिमिट लग जाए वहां पे हमें कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक। यहां पर हमारी जो लिमिट है यही बैलेंस कर देगी हमारे ओरिजिनल फंक्शन को, जो भी रहा होगा हमारा ओरिजिनल फंक्शन 0 से 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली, इनिशियल टू फाइनल, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली को पहले डालेंगे। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू पहले डाली, फाइनल वैल्यू डाली 3 क्यूब बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 डालेंगे हर किसी में 0 0 0, तो इफेक्टिवली 0 ही आएगा। फाइनल आंसर हमारा जो आना चाहिए वो आएगा 27/3, मतलब कि 3 का स्क्वायर हुआ है ना ये 9/2 और 3, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 18 9 6 24 और 9 35/2, 35/2, 35/2। अंग्रेजी बन रहे, अंग्रेजी है, भारत माता की जय, हिंदी भाषा बोलो, 35/2। हाँ बोल देता हूँ तुम्हारे लिए 35/2 ब्रो, 35/2। चलिए ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने का है नहीं। अब एक चीज, छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको, एरिया अंडर कर्व। नहीं मिट जा, एरिया अंडर कर्व, ठीक। देखो एरिया अंडर कर्व में भी ऐसा कुछ ऐसा खास नहीं है,
ठीक, एरिया अंडर कर्व। अब जैसे मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, मान लो y इक्वल टू 2x है, ये लाइन मान लो y इक्वल टू 2x है और 0 से 3 तक हमारे को इसकी जरूरत है, 3 डालोगे तो 6 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, सही बात है, इतना तो समझ में आ गया कि यार ये लाइन है y इक्वल टू 2x, इसकी x वैल्यू जो है 0 से 3 तक हमें चाहिए, तो मतलब y पे हो जाएगा 0 से 6। अब एरिया अंडर कर्व का मतलब है कि यार 0 से 3 के बीच में मुझे इतना एरिया बता दो। 0 से 3 के बीच में, जब मेरा x 0 से 3 है, जब मेरा x 0 से 3 है, तो मुझे बता दो कि एरिया अंडर कर्व कितना है। अब इट्स एन एप्लीकेशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। एरिया अंडर कर्व फाइंड करना इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, ये यूज आता है इंटीग्रेशन यहां पे। ठीक, अब देखो मुझे अगर निकालना है तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा यार, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की तो काम की चीज है नहीं, बाहर है इंटीग्रेशन। मुझे क्या करना, ट्राइंगल दिख रहा है, हाइट पता है, बेस पता है, कर लो यार, निकाल लो कितना आएगा है। हाइट बेस पता है, इंजीनियर है अपन, तो स्मार्ट बुद्धि लगाएंगे, अपन तो स्मार्ट बुद्धि लगाएंगे। क्या करेंगे, हाफ ऑफ 3 इंटू 6 कितना आ गया, 9। अब ये 9 तो है ही ना, ये 9 आंसर तो एकदम करेक्ट है, ये 9 आंसर तो एकदम करेक्ट है, ये गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ट्राइंगल का फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं करता हूं इंटीग्रेशन से, अगर इतना ही आया तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि मैंने सही बोला, मानोगे ना कि मास्टर सही पढ़ा रहा है, अगर इतना ही आया तो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा स्मार्ट नहीं, थोड़ा सा मजदूरी वाला, थोड़ा मजदूरी वाला। यहां से x दूरी पर dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, जैसा कि अपन इंटीग्रेशन में आगे करेंगे, जब हम एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करना सीखेंगे, वही चीज कर रहे हैं। यहां से x दूरी पर dx थिकनेस का पार्टिकल ले लिया, या एलिमेंट ले लिया, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मुझे करना क्या है, इंटीग्रल ऑफ y dx, ये मेरा आंसर दे देगा, क्योंकि समझ रहे हो इस बात को, यार ये तो y है और ये dx है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, समझे कि नहीं समझे भैया, भैया प्यारे भैया, प्यारे भैया, ये एक तरीके से ऐसी चीज है, ये लेंथ क्या है, ये dx है, ये लेंथ क्या है, ये y है। प्यारे भैया रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ, प्यारे भ्राताश्री, ये यही चीज तो हुई, dx इंटू वाई, तो एरिया क्या हुआ, y dx। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, वही चीज बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं यार, कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूं यार, दिमाग खोल के सुन यार। ठीक, लिमिट पर आएगी इसमें हमारी, लिमिट क्या है, 0 से 3। लिमिट क्या है, x कहां से कहां तक है भैया, x 0 है, उसकी मिनिमम वैल्यू भैया, जयपुर से दिल्ली क्या है इसमें, जयपुर से दिल्ली क्या है, जयपुर है 0, दिल्ली है 3, 0 से 3, 0 से 3 सॉल्व करो। y की वैल्यू क्या है, y है 2x, y क्या है, y है 2x, तो डाल दो प्यारे, प्यारे डाल दिया रे, कितना आ गया ये, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 कट गए, 0 से 3 अपना लिमिट लग गया, तो 9 माइनस 0 क्या 9 आया क्या, 9 माइनस 0 क्या 9 आया क्या, देखा 2x मतलब कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, 0 से 3 क्या 9 आया क्या, क्या मास्टर सही पढ़ा रहा है ना, क्या विश्वास हुआ ना मास्टर पे, समझ आया, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, नोट इट डाउन। एक और करते हैं इसी पे, फिर अंत करेंगे, एक और करते हैं। अब मान लो कि मेरा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ले लो सिंपल। ठीक, ज्यादा दिमाग, ज्यादा चैंचक मौका मुझे भी नहीं करनी, सिंपल फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बोल दी कि सर ये मेरा हो जाएगा फंक्शन
ठीक, और मुझे आपको बताना है 3 तक ही ले लो, ठीक है। तो इधर मार्क नहीं करते अब हम, ठीक। मुझे आपको बताना है 0 से 3 तक, जयपुर से दिल्ली 0 से 3 तक एरिया बता दो मुझे। एरिया अंडर कर, एरिया अंडर दिस पैराबोला, एरिया अंडर दिस ग्राफ कितना होगा, मतलब कि समझ में आए। सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कौन से एरिया की बात हो रही है। इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, ठीक। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, फिर से वही मजदूरी, लेकिन अब देखो इधर मजदूरी लगेगी। इधर आपका वो स्मार्ट तरीका हो, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो शॉर्टकट करेंगे, वो नहीं लगने वाला। इधर ट्रायंगल नहीं है, इधर ट्रायंगल नहीं है, इधर कोई ऐसा सॉलिड चीज नहीं दिख रही जिसका फॉर्मूला आपको पता हो, नहीं है। इधर आपका मजदूरी लगेगा भाई, इधर आपका मजदूरी लगेगा। मजदूरी वही x दूरी पर dx ले लो, x दूरी पर dx ले लो, वही इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट 0 से 3 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx 0 से 3 कर लो, कितना आएगा x क्यूब बाय 3 0 से 3 लिमिट डालो 27 मतलब कि 9, इसका भी 9 आ रहा है साला, इसका भी 9 आ रहा है भाई, इसका भी 9 इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 ही आ रहा है। देखो y dx मतलब x स्क्वायर का dx करा, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेट करा, x क्यूब बाय 3 0 से 3 लिमिट डाली 27 बाय 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 0 आएगा, ठीक, माइनस 0 कितना आ गया 9, कितना आएगा ये 9। एक लिमिट चेंज करके कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, एक दूसरी लिमिट पे कर लो, ऐसा कर लो 1 से 4, ठीक, ऐसी ले लो 1 से 4, मुझे अब निकालना है 1 से 4 पर, 1 से 4, ठीक, 1 से 4 तो करना वही है, कुछ नहीं। अब क्या चेंज क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, जयपुर से दिल्ली, अब मैंने, पर अभी तक तुम जयपुर को 0 ही 0 कर रहे थे यार, जयपुर को 1 भी दो यार, जयपुर 1 से 4 सॉरी लिमिट 1 से 4, ठीक। तो अब डालो 4 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3, फाइनल आंसर आपके सामने है। सो दिस इज द एक्चुअल एरिया अंडर द ग्राफ विद इन लिमिट्स 1 to 4। दिस इज द एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर विद इन लिमिट्स 1 to 4। अच्छा ज्यादा अंग्रेजी हो गई क्या भैया, यही हमारा कर्व है, कर्व के अंडर को ग्राफ, यही हमारे कर्व के अंडर को जितना एरिया है ना, जितना एरिया की हिंदी नहीं आती मुझको, जितना एरिया है विद इन दीज लिमिट्स 1 to 4 के बीच में, वही है ये, उसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए समय ज्यादा अगर आपका ले लिया हो मैंने तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैंने सोचा था कि यार इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करा दूंगा, तो इतना बेसिक आपको मैंने सब बता दिया। इसी के साथ हमने बेसिक मैथमेटिक्स को विराम चिन्ह लगा दिया है। आगे हम बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जैसे प्रतिज्ञा हमने ली है वैसे ही हम करेंगे। बस आपको क्या लेना है, आपको साथ देना है। साथ आप कैसे दे सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा करके, लाइक का बटन दबा करके, कमेंट का बटन दबा करके, कमेंट का बटन नहीं था, कमेंट करके और शेयर करके, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि यार देखो यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जा रहा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारा साथ दीजिए और आज के लिए धन्यवाद।